नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज धारा 370 खत्म होने के 5 बरस पूरे हो चुके हैं। आज इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। बता दें कि धारा 370 खत्म होने के आज 5 बरस पूरे हो चुके हैं। 5 अगस्त 2019 में सरकार ने धारा 370 को खत्म कर दिया था। जम्मू और कश्मीर को, लद्दाख को 2 हिस्सों में बांट दिया था, यानी कि 2 केंद्र शासित राज्य बना दिए थे, प्रदेश बना दिए थे। आज उसके 5 बरस पूरे हो चुके हैं। सरकार का ये दावा है कि इन 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर का और लद्दाख का पूर्ण विकास हुआ है, घाटी में शांति बहाल हुई है और चौतरफा राज्य का विकास हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करूं तो कांग्रेस ने दावा किया है, दरअसल कांग्रेस आज ब्लैक डे मना रही है। कांग्रेस ये भी दावा कर रही है कि जिस प्रकार से बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने धारा 370 को हटाया था वो अवैध रूप से है, क्योंकि यही उनके सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। जैसा कि उनका सोशल मीडिया जो एक्स है उस पर पोस्ट किया गया है, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने यह दावा किया कि जम्मू और कश्मीर का पूर्णतः विकास हो रहा है, चारों तरफ से खुशहाली आ रही है। जो नौजवान है वहाँ के, वो मुख्य धारा से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं घाटी भी मुख्य धारा से जुड़ी है और वहाँ पर जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो कम हुई है। ये सरकार की तरफ से दावा है। ऋषिका, बिल्कुल ठीक कहा मनीष जी आपने। साल था 2019 और आज ही का दिन यानी 5 अगस्त का दिन जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई और ये कहा गया कि 370 क्योंकि उनके विकास के आड़े आ रहा था, इसीलिए वहां से हटा दिया गया और 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में, जैसा कि आपने बताया, पूर्ण विकास हुआ। लेकिन इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप भी जारी है, पर इससे ये जानना भी जरूरी है कि वर्तमान में 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या परिस्थितियां बनी हुई है। सवाल ये भी है कि क्या वाकई जरूरत थी धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाने की, और इन्हीं तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार विलक्षण सक्सेना जी हमारे बीच मौजूद है। विलक्षण जी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार नीरज तिवारी जी हमारे बीच मौजूद है। नीरज जी बहुत स्वागत है। इसी के साथ अधिवक्ता रेखा जैन हमारे बीच मौजूद है। रेखा जी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का मैं एक बार और फिर स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले विलक्षण जी, आप ही मुझे बता दीजिए, दर्शकों को भी बता दीजिए कि इन 5 सालों में घाटी में कितने बदलाव हुए हैं, घाटी विकास की मुख्य धारा से कितनी जुड़ी है, सरकार ने जो कदम उठाए थे, सरकार की जो मंशा थी, क्या वो मंशा पूरी हो रही है? सबसे पहले तो अगर आप चाहें कि घाटी में कितना बदलाव हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो अच्छा या बुरा, तो मैं आपसे बड़ी एक अजीब बात कहूंगा, लेकिन आप उसको पूरी तवज्जो देंगे 2 सेकंड बाद, कि अगर कोई भी दर्शक चाहे कि देखना कि श्रीनगर में क्या हाल है, श्रीनगर के आसपास के इलाकों में क्या हाल है, तो गूगल फोटोज होती हैं, गूगल मैप पे अगर आप जाएं और किसी भी पब्लिक प्लेस की फोटो पे क्लिक करें तो रिसेंट अपडेट्स मिलेंगी। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि श्रीनगर जैसा शहर, जहाँ पे अगर सिर्फ विकास के स्तर पे बात करें, जहाँ ऑटो बिना दचके के नहीं चल सकते थे, लोगों का पैदल चलना मुहाल था सिक्योरिटी की वजह से, आज वो शहर चकाचक रोड, बेहतरीन फ्लाईओवर्स, पब्लिक सर्विसेज और स्मार्ट सिटी श्रीनगर के नाम पे पूर्णतः विकसित रूप से देखा जा रहा है। जहां तक बात सिक्योरिटी की करें मनीष, सबसे पहला सवाल जब हम कश्मीर का लेते तो सबसे पहले वही आता है। मैं अभी कुछ दिन पहले ही श्रीनगर में एक टूर से लौटा हूं और मुझे देख के अचंभा हुआ कि रात के 1 बजे तक डल झील के किनारे के इलाकों में पूरा मार्केट चल रहा है, पर्यटक घूम रहे हैं, चहचहा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। आम कश्मीरी अपनी रोजी रोटी के लिए हर तरीके के लिए आराम से कंफर्टेबली कर रहे हैं। हालांकि ये भी देखना जरूरी है कि वहां पर हर 100 फीट पे एक जवान उनकी सुरक्षा के लिए अपनी जान दांव पे लगाए खड़ा था। लेकिन उसके बाद आप ये देखिए कि आम कश्मीरियों को जब टूरिज्म से, उनके व्यापार से इतनी अच्छी राहत मिली है, तो कैसे कहा नहीं जा सकता कि 370 एक सक्सेस नहीं है। दूसरी बात मनीष, आप ये मुझसे कहेंगे, अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव को ले कि राज्य का दर्जा छिन गया है कश्मीर से, लद्दाख भी आज भी सोनम वांगचुक के अंतर्गत एक सबसे बड़े आंदोलन से राज्य के दर्जे के लिए गुजर रहा है। लेकिन एक व्यक्तिगत बात जो सीधी की सीधी वहां के आम लोग कहते हैं वो ये थे कि सर, जब तक हमारी पीडीपी की सरकार थी या उससे पहले की सरकार थी, और कहें और पीछे चले जाएं 90 के और 80 के दशक में, जब तक माहौल खराब नहीं हुआ था और माहौल खराब होने के बाद जब स्थितियां आम भी हुई, तब वहां के लोगों को यह पता चलता था कि अगर केंद्र की तरफ से कुछ पैसा आ रहा है तो राज्य सरकार उसके ऊपर पूरी की पूरी एक गिद्ध की तरह उसके ऊपर बैठ जाती थी। 90% घोटाले होते थे, 10% जनता के पास जाता था, और वो 90% घोटाला सिर्फ और सिर्फ
आतंकवादी गतियों को आगे बढ़ाने के लिए होता था। लेकिन आज केंद्र के हाथ में आने की वजह से मनीष, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां की स्थिति इतनी अच्छी है कि 90% काम बनता है पूरा करने के लिए और पूरा होने के लिए। G20 की बैठक की जो तैयारियां श्रीनगर में करी गई, जिस हिसाब से श्रीनगर सफाई के मामले में आगे है, ये देखने वाली ताज्जुब की बात है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कहा कि आज के ही दिन स्टेटस जो स्पेशल स्टेटस दिया जाता था जम्मू कश्मीर को, वो हटा लिया गया। इससे कहीं ना कहीं वहाँ पर अलगाववादियों को बढ़ोतरी मिली है, वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ मिली है। ये कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस का ये आरोप कितना सही है? क्योंकि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने एक और आरोप लगाए हैं कि ये लोग जमहूरियत को नहीं मानते हैं, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में कश्मीरियत और जमहूरियत को नहीं मानते हैं, सम्मान नहीं देते हैं। मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो विश्लेषण है, जिसके आधार पे उन्होंने बयान दिया है, उसकी एक आम व्यक्ति के रहते हुए उसका सम्मान करता हूँ। लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है मनीष? क्योंकि आप एक चीज देखिए, एक बेहतर व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक चुनी हुई सरकार अगर केंद्र में भी आती है और केंद्र शासित प्रदेश रहते हुए भी अगर आपको विकास सतत रूप से मिल रहा है, चाहे वो किसानों के साथ में हो, चाहे आप उसे आम जन के हिसाब से दे, टैक्स पेइंग अथॉरिटी में दे, रियल एस्टेट डेवलपमेंट में ले, आप जान के ताज्जुब होगा कि श्रीनगर में लगभग 3 मॉल हैं। उन 3 मॉलों में लोग जाके प्रॉपर खर्चा कर पा रहे हैं, यूपीआई पेमेंट की व्यवस्था है, नेटवर्क फैसिलिटी 5G मिलती है, चाहे आप गुलमर्ग के सबसे ऊंची चोटी पे क्यों ना चले जाएं। तो ऐसे सतत में आप ये देखें कि क्यों हमें इसे राज्य की जमहूरियत से जोड़ना जरूरी है, जब हम देख सकते हैं कि एक बेहतर और एक कर्तव्यनिष्ठ, मैं नरेंद्र मोदी जी का कोई खास समर्थक नहीं हूँ, उनकी कई पॉलिसीज हैं जो देश के लिए बहुत ज्यादा घातक हैं और गलत है, लेकिन इस बात को मैं प्राउडली अपने आंखों से देख के जब आया हूँ तो कह सकता हूँ कि 370 का उनका निर्णय और कश्मीर पे केंद्र सरकार की जो अभी करंट पॉलिसी है और जो पिछले 5 साल से फॉलो होती आई है, वो एकदम सही है और ऐसा होना चाहिए। ठीक है विलक्षण जी, आपकी इन सभी बातों से ये तो साफ हो गया कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने पर्यटन की स्थिति वहां पर बताई, तो वहां पर जब से धारा 370 हटी है, देखिए विकास तो हमने होता हुआ देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे थे, पहले भी विपक्ष ने आरोप लगाए, लेकिन तब कुछ जरा सहमत था, क्योंकि तब भी हमने देखा जब ये हटाई गई थी धारा, तब कांग्रेस में भी फूट पड़ने लग गई थी। एक पक्ष उसके समर्थन में था, एक पक्ष विरोध में था। तो यहाँ पर जो आतंकवादी हमलों के बारे में बात की जा रही थी कि जब से धारा 370 हटी, आतंकवादी जो हमले हैं वो बढ़ने लग गए हैं, क्योंकि वहां पर घुसपैठियां अब ज्यादा पहुंचने लगे जब से विशेष राज्य का दर्जा हटा है। नीरज जी, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या वाकई जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की जरूरत थी? ये सवाल अब वही लोग पूछ रहे हैं जो धारा 370 के समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं स्वामित्व जो था उस राज्य से, उस राज्य के लोगों से, वो छीन लिया गया। जी बिल्कुल ऋषिका जी, जो आप बात कह रहे हैं, क्या 370 धारा हटानी जरूरी थी? आपको मैं बताऊं कि आज वहां पर सिनेमा हॉल खुल गए, मल्टीप्लेक्स खुल गए, 34 साल के बाद मुहर्रम का जुलूस निकला है। 32 वर्षों के बाद कश्मीरी पंडितों ने नवरेह का त्योहार मनाया, जो उनका वर्ष का पहला दिन होता है। और आपको बताएं 2013 से लेकर 2019 तक लगभग 4766 आतंकवादी वारदातें हुई थी वहां पर, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद आज की डेट में लगभग 750 से ज्यादा नहीं हुई है। हम कैसे कह सकते हैं कि वहां पे सुधार नहीं हो पा रहा है? और मैं आपको बताऊं, G20 का आयोजन हो, जैसे हमारे साथी ने कहा कि वहां मैं गया था कि देखा किस तरीके से वहां पे सड़कें हैं, आज की डेट में परिवर्तन तो हुआ है। वहां पे यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में देख लें तो शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छा सुधार हुआ है। आर्थिक रूप से वहां पर आरक्षण दिए गए हैं, 10% आरक्षण दिया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में 7 मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं वहां पर। एम्स पुनः शुरू किया जा रहा है जम्मू में। अब बात हमारे सामने ये आती है कि जो पत्थरबाजी करते थे, लगभग हर वर्ष 2000 से ज्यादा पत्थरवादों के जितने पत्थर फेंकने वाली घटनाएं होती थी, पत्थरबाजी घटनाएं, वो लगभग आज के बराबर, आज के समय में शून्य हो गया है। लगभग कहीं इक्का दुक्का अपने को देखने को मिले तो मिले, नहीं तो ऐसा आज दिखाई नहीं दे रहा है। 370 धारा हटने के बाद कश्मीर में टूरिज्म कितना अच्छा हो गया है, कितने अच्छे तरीके से देश विदेश के लोग वहां स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। एक डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग 1.5 करोड़ के ऊपर
लोग वहां पर घूमने आए हैं अभी तक 370 धारा हटने के बाद। क्या वहां खुशहाल नहीं हो रहा है जम्मू कश्मीर? विरोध करने वाले तो विरोध करते रहेंगे। जो आरोप लगाए जा रहे हैं या फिर ये जो विपक्ष की तरफ से विरोध अब देखिए, मुझे ऋषिका जी, मैं इसका जवाब आपको दे दूं। फ्लैग डे मनाया जा रहा है। मैं ऋषिका जी आपको एक जवाब दे दूं। ये हमारे भारत का जो लोकतंत्र है बड़ा अद्भुत है। आप ये देखें कि यदि पक्ष कोई काम कर रहा है, यानी जो सरकार में है, तो विपक्ष केवल उसके विरोध में काम करेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। और जब वो सत्ता में आ जाएंगे तब उनको वही चीज अच्छी लगने लगती है। बिल्कुल ऐसे कई विषय हैं जिनको हम अभी उजागर कर सकते हैं, लेकिन हमारा विषय है 370 धारा, इसलिए हम उस बिंदुओं पर नहीं जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए ऋषिका, जब हम बीजेपी के एजेंडे पर अगर नजर डालें या बीजेपी के हम कामों पर नजर डालें, तो बीजेपी एक नारा जरूर दिया करती थी कि जहां मुखर्जी बलिदान हुए हैं वो कश्मीर हमारा है और उस कश्मीर को हम आज़ाद करा के रहेंगे। बिल्कुल। ये उनके एजेंडे में भी रहा है, उनके बयानों में भी रहा है। और जिस प्रकार से पीएम मोदी का वो लाल किले का बयान मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि एक देश दो निशान दो विधान हम नहीं चलने देंगे। और क्यों चले? जब भारत का संविधान है तो एक संविधान से पूरा देश क्यों ना चले, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत जरूरी भी था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया जाए, क्योंकि भारत के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते, वहां पर दोहरी नागरिकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बीजेपी कहती है कि हम एक देश दो विधान दो निशान नहीं चलने देंगे। जहां बलिदान मुखर्जी जहां बलिदान हुए हैं वो कश्मीर हम लेके रहेंगे। तो ये उनके एजेंडे में रहा है। तो इसलिए जरूरी हो गया था कि धारा 370 को हटाना। अब देखिए, विकास की मुख्य धारा की यहाँ पर बात की जा रही है। विकास की मुख्य धारा में अभी जो बजट पेश हुआ है संसद में, 42,000 करोड़ का बजट मिला है। तो ये कहीं ना कहीं चौतरफा विकास के लिए ही है। रेखा जैन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से अभी देखिए हम वहाँ जो पीडीपी प्रमुख है महबूबा मुफ्ती, उनके हम बयान को देखें, उनकी टिप्पणी को देखा, उन्होंने कहा कि आज ऐसे दिवस पर हमको नजरबंद कर दिया गया। कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ को, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। ये जमहूरियत का सम्मान नहीं करते हैं, कश्मीरियत का सम्मान नहीं करते हैं। हाउस अरेस्ट उन्हें कर दिया हाउस अरेस्ट उन्हें कर दिया है। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? सही कहा आपने। इसमें जो 370 हटाया गया ये तो बहुत अच्छी बात है, इक्वल कर दिया गया। पर यहाँ जैसे ही हटा उसके बाद कुछ न कुछ मतलब जहाँ हमें फ़ायदा हो वहाँ हमें बहुत सारा नुकसान भी हो रहा है। जैसे कि अब पहले सिर्फ कश्मीर को टारगेट बनाया जाता था, पत्थरबाजी सारे होते थे। अब कश्मीर सुकून हो गया है, क्योंकि कश्मीर का टाई अप किससे हो गया है? पाकिस्तान से। उनका इतना अच्छा तालमेल बैठ गया है कि पूछो मत, बड़ा सुकून शांति है। पर उसको जम्मू को एक तरफ अवॉइड कर दिया गया। अब जम्मू में सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले हो रहे हैं, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं। जो ट्रेन का ये सब हुआ, ये सारे चीजें अभी सबसे ज्यादा जम्मू को टारगेट किया जा रहा है। अब श्रीनगर को छोड़ दिया, कश्मीर को छोड़ दिया, अब जम्मू पे सीधे अटैक होता है। जम्मू में सबसे ज्यादा क्राइम बढ़ रहे हैं, जम्मू में सबसे ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है। सब बिजली है, बिजली में मतलब अंधाधुंध बिल दिया जा रहा है, टैक्स लगाया जा रहा है, ये सारी चीजें। कश्मीर में क्या है, वो बिजली चोरी कर रहे हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं। जितना चोरी करना करो, जितना बिजली चलाना जलाओ, वहाँ पे कोई अब आतंकवादी नहीं हो रहा, बहुत अच्छा फल फूल रहा। पर कश्मीर जम्मू को एक तरफ से टारगेट कर दिया गया। जम्मू को इसलिए कर दिया गया क्योंकि अब वहाँ से जो प्रशासन है उनको उनका जो रेपुटेशन है वो खराब कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले वहीं हो रहे हैं। वहाँ के होटल हैं और जो मेडिकल है, वहाँ पे देखो मेडिकल की पोस्टें निकलेंगी मतलब 400, पर उसमें भर्तियां कितने की होती? गिने चुने लोगों की। मतलब भेदभाव एक तरह से किया जा रहा है। अगर इसके इतर अगर हम आंकड़ों पे बात करें, मैं थोड़े से आंकड़े आपको बताना चाहूंगा। जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म हुई तो वहाँ पर क्या हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, वहाँ पर अब पत्थरबाजी की जो घटना है उसमें कमी आई है, निवेश वहाँ पर बढ़ा हुआ है, वहाँ पर अब फिल्मों की शूटिंग हो रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। और लेकिन जहाँ पर जो शहादत होती थी हमारे शहीदों की, उसमें 48% की कमी आई है। ये बहुत बड़ा डेटा है सरकार का, जो सदन में सरकार ने ये डेटा दिया है। इसके अलावा देखिए वहाँ पर किस प्रकार से 5 साल में वहाँ पर जो 1.5 गुना GDP वहाँ की बढ़ोतरी हुई। 2024-25 का जो अगर हम बजट देखें तो 42,000 करोड़ बजट मिला है। तो ये हम कैसे कहते हैं कि वहाँ पर ये घटना हो रही है तो इसके पीछे कौन? और पाकिस्तान की अगर इसमें हाथ है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन ये सारे अगर विकास के काम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं यही तो उद्देश्य था ना सरकार का। नहीं वो तो है, पर उनको कहाँ कश्मीर से अच्छा खासा मतलब जैसे बोलते हैं ना हफ्ता दिया जाता, उस टाइप से हफ्ता कहाँ जा रहा है? सीधे हर एक जो बिजनेसमैन है वहाँ के लिए, वो लोग कश्मीर वहाँ
पाकिस्तान को दे रहे हैं। तो पाकिस्तान और इन लोग का बिल्कुल मामला शांत है और फल फूल रहे हैं। पर जो नहीं दे रहे हैं उनके साथ इधर जम्मू वाले, जम्मू में टोटल आप भी जानते हैं कि कटरा ये पूरा हिंदू क्षेत्र है और वो लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं ये सब। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन 5 सालों में जम्मू की स्थिति बहुत ही बेकार है। ठीक है और उसमें लेकिन मौसम खराब होने के चलते अमरनाथ की यात्रा रोकी गई है, या अगर आप उस उद्देश्य से कह रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं, सरकार की आज ही की जो प्रेस रिलीज है यानी उसी में कहीं ये ना है। कहीं आप जिस तरह से बता रही हैं आतंकी हमलों को लेकर, क्योंकि हमने शुरुआत में भी जिक्र किया कि आतंकी हमले तो बड़े हैं, पर ऑल ओवर अगर हम देखें तो चौतरफा विकास किस तरह से राज्य का हुआ है वो भी देखना जरूरी है। जैसे अभी मनीष जी ने गिनाया कि जीडीपी को लेकर, टैक्स को लेकर और पर्यटन के क्षेत्र में। विलक्षण जी आपके पास में आ रही हूँ। देखिए यहाँ पर 1 मिनट मैं चाहूंगी, इसमें इतना अमाउंट दिया तो जा रहा है पर होता कहाँ है, इम्प्लीमेंट नहीं होता। ठीक है, इम्प्लीमेंट नहीं उसी होता सवाल पर मैं जा रही हूँ विलक्षण जी के पास। विलक्षण जी देखिए जम्मू को लेकर जब यहाँ पर बात की जा रही है, अब देखिए कश्मीर का उन्होंने बताया कि कश्मीर में तो ठीक है विकास हो रहा है और उनका अच्छे से सेटलमेंट वहाँ पर बैठ गया है, लेकिन जम्मू को लेकर कितना आप सहमत है रेखा जी की बातों से? क्योंकि हमने पिछले चर्चा में भी ये डिस्कस किया था, आतंकी हमले लगातार बढ़े हैं और जो आतंकी हमले पहले कश्मीर से हुआ करते थे अब वो जम्मू में हो रहे हैं और हमारे जवान भी काफी संख्या में शहीद हुए हैं। बिल्कुल ऋषिका जी, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि जब हम इकोनॉमी से और डेवलपमेंट से हटते हैं तो सबसे बड़ी बात हम यही देखते हैं कि यहाँ पर आदमी सिक्योरिटी में कितना रह सकता है, और ये सिक्योरिटी बहुत एकदम यूनिक केस बनती है कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर के लोगों की मानसिकता ही उनकी सिक्योरिटी के साथ बेहतर जुड़ सकती है। एक्चुअली ऋषिका हो क्या रहा है, अगर आप श्रीनगर एज अ शहर को देखें या श्रीनगर एज ए एरिया को देखें, प्रांत को देखें, दिक्कत यह है कि जम्मू में इतने आतंकवादी हमले होने का कारण यह है कि आज भी सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने जो एक पाकिस्तानी इंट्रूडर्स की इशू आते हैं, उनका हमेशा मकसद रहा है कि कश्मीर को एक तरीके से विभाजित करना, घाटी को पूरी तरह से काटना। जब कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया था, जब कश्मीरी पंडितों को मारा गया था, तो सबसे पहला अटैक उसी दिन किया गया था जब घाटी का संपर्क मुख्य जम्मू और बाकी भारत से अलग हो गया था। आज की डेट में भी अगर आप ध्यान से देखें तो आतंकवादियों का जो मोडस ऑपरेंडी है वो यही है कि जम्मू के आसपास के गांवों में ज्यादा से ज्यादा अपन हिंसा क्रिएट करें, ज्यादा से ज्यादा आतंकवादी हमले करें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे विकास जम्मू से बढ़ के अब श्रीनगर की तरफ बढ़ रहा है, जैसे कि अमृतसर दिल्ली एक्सप्रेसवे तक वहां पहुंच गया है, कई संख्या में बाहर के लोग जम्मू और कश्मीर में आके बसना शुरू कर रहे हैं। अगर हम एक समय के लिए आतंकवादी हमलों में मारे गए हमारे जवानों की शहादत को अलग रखें, तो जो सिविलियन मारे गए हैं उसमें आपको पता चलेगा कि वो लेबर फोर्स के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, कहीं अलग यूपी से आए हुए बसे हुए लोग हैं, इवन त्रिपुरा मेघालय से आए हुए नॉर्थ ईस्ट के लोगों पे वहां पे हमला हुआ है। और इसका मेन कारण ये है कि आज भी कश्मीर की जो आम जनता जो एक सिंपैथी रखती है सेपरेटिस्ट लोगों के साथ, वो ये कभी नहीं चाहेगी कि वहां एक मिक्स डेमोग्राफी क्रिएट हो, यानी अलग अलग जब्ते के अलग अलग देश के लोग, अलग अलग प्रदेशों के लोग वहां के बसें और अपना व्यवसाय शुरू करें। इसका सबसे एक बड़ा आपको उदाहरण मैं देता हूं, अगर आप ध्यान से देखें तो कश्मीरियों की जो मुख्य आय है वो किस चीज से आती है? पर्यटन से आती है। उसके बाद वहां पे उगने वाले मसाले, एग्री प्रोडक्ट से आती है, जैसे सेब हो गया, मसाले हो गए, केसर, कारपेट इंडस्ट्री हो गई। ये बात कश्मीरी बहुत अच्छे से समझते हैं, चाहे वो नॉन सेपरेटिस्ट मूवमेंट के समर्थक करें चाहे सेपरेटिस्ट मूवमेंट का, कि इन लोगों पे हमला करना गलत हो जाएगा, क्योंकि एक प्रांत जो कम से कम साल में 3 महीने तक मुख्य देश से मौसम के कारण कटा रहता है, अगर आम मौसम टूरिज्म टाइम में भी अगर उन पे हमला हो गया तो हमारी आय कहाँ जाएगी? हम भूखे मर जाएंगे। और ये बात आपको मैं वहाँ व्यक्तिगत रूप से बताऊं कि वहाँ आज ड्राइविंग करने वाले लोग जो ड्राइव करते हैं, जो वहाँ पे गाइड का काम करते हैं, गाइड का काम करते हैं, वो अब तक मुझे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ये चीज कही कि सर मैंने तो खुद पत्थरबाजी में हिस्सा लिया है, क्योंकि तब करते तो क्या करते, खाना मिलता ही नहीं था, ना पैसा जेब में आता था। अब आज की डेट में कहीं वहाँ की जो जनता है वो इसके फेवर में तो है। यहाँ पर एक चीज ऋषिका और ध्यान से समझे, जब विकास आता है तो आप 2 तरीके के पर्सपेक्टिव निकल के देखेंगे। देखिए कश्मीर में अधेड़ उम्र के जितने भी लोग हैं, जिनकी उम्र कम से कम 40 साल से ऊपर 60 साल है, इन्होंने अपना पूरी जवानी और अपना पूरा यूथ एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में देखा। उन्होंने देखा कि कैसे उनके घर में
आतंकवादी भी घुसे, सेनाओं ने अपना अपना एक वर्चस्व भी कमाया, और खास तौर से एक सेंटिमेंट जो एक धर्म से रिलेटेड जुड़ जाता है और पाकिस्तान में वो कॉमनैलिटी निकलती है। उन्होंने ये मान के आज भी रखा हुआ है, ये लाल चौक में बैठे एक पनवाड़ी भी कहेगा कि हमारी आवाज अभी तक आज के लिए दबी है, जिस दिन मौका मिलेगा हम बोल पड़ेंगे। ये लेकिन तब है जब ऐसे अधेड़ उम्र के लोगों ने अपनी पूरी जवानी एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में देखी है। और अब जाके जो वहां कश्मीर का यूथ निकल रहा है, जिसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, जो वहां के कारपेट्स को लेके केरला तक में बेचने जाता है, उसने पूरा बाकी देश देखा है। आज उसको डिटेन नहीं किया जाता सिर्फ इस बिना पे कि इसके पास इसके कोई रिश्तेदार इस पर्टिकुलर एरिया से आता है और वहां पे हमला हुआ। तो एक पूरी की पूरी जनरेशन जब एक बिना कॉन्फ्लिक्ट का एक डेवलपमेंट कश्मीर देखेगी तो ऑब्वियसली वो उस चीज से रिट्रैक्ट कर जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और देखिए जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि चौतरफा वहाँ विकास तो हो रहा है, लेकिन वहाँ पर जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं अब वो भी खोल रही है। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक राम मोहन चौक से भी जुड़े हैं। सर आपका बहुत स्वागत करता हूँ देश न्यूज़ में। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, धारा 370 हटने के आज 5 बरस पूरे हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी इसे एकात्म दिवस के रूप में मना रही है, तो कांग्रेस पार्टी इसे ब्लैक डे मना रही है, यानी कि काला दिवस मना रही है। इन दोनों पार्टी, क्योंकि दोनों बड़े दल हैं, एक की सत्ता है एक विपक्ष में है, दोनों दलों की जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो क्रियाएं हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए क्या है कि राजनीति करने के लिए आपके पास बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं। बिल्कुल। मेरा कहना ये है कि आप कश्मीर पे, कश्मीर की जो आज़ादी हुई है, कश्मीर को जो 370 हटने के बाद वहाँ पर जो माहौल बदला है, आप उसके खिलाफ राजनीति मत करिए। आपको राजनीति के लिए बहुत सारे फील्ड हैं, आप उसमें आप ब्लैक डे क्यों मना रहे हैं? मतलब आप इस बात के समर्थक हैं कि इस देश में एक संविधान और 2 विधानों, एक देश में 2 संविधान होना चाहिए, 2 ध्वज होना चाहिए। आप इस बात के समर्थक हैं, यानी डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं आप। तो मतलब वही बांटने वाली चीज को फिर वापस आना चाह रहे हैं आप। तो ये पूर्णतः गलत है और इसका विरोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज आप जाके देख लीजिए, आज वहाँ पर जाके लाल चौक में जाके आप आराम से अपने परिवार के साथ घूम सकते हैं। वहाँ कोई दहशत का वातावरण नहीं है। वहाँ पर नए उद्योग खुलने के लिए आपको पूरी छूट दी जा रही है, आपको विशेष तौर पे विशेष सुविधाएं दी जा रही है। डल झील में फिर से पर्यटक वापस आने लगे हैं। ये माहौल देख के आपको मतलब कांग्रेस को सोचना चाहिए कि हम देश के खिलाफ क्यों खड़े हो रहे हैं और उस जम्मू कश्मीर के खिलाफ क्यों खड़े हो रहे हैं। मतलब जिसको की बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिल पाई, और यदि हमारा देश उसकी आज़ादी की उसको 370 हटने के 5 साल पूरे पे कोई यदि करता है, कोई कार्यक्रम कर रहा है, तो उसका समर्थन करना चाहिए, ना कि विरोध। बिल्कुल ठीक है। और जिस प्रकार से देखिए ये बयान आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि बीजेपी जो है वो जमहूरियत का और ना ही कश्मीरियत दोनों का सम्मान नहीं करती है। लद्दाख को अलग पटक दिया है, जम्मू कश्मीर को अलग पटक दिया है, दोनों का विकास नहीं हो पा रहा है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है। जी देखिए क्या है कि खड़गे साहब, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी नज़र में खड़गे साहब जो है ना, वो केवल एक रबर की मोहर है। वो अध्यक्ष कहने को जरूर है, लेकिन होता वही है जो सोनिया जी चाहती हैं, जो राहुल गांधी चाहते हैं, जो प्रियंका चाहती हैं। खड़गे साहब तो केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए या अपने को स्थापित करने के लिए केवल ये बयानबाजी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मजे की बात यह है कि ये मतलब खड़गे साहब इस बात का समर्थन करना चाहते हैं कि जब पत्थरबाजों को 500 रुपए दिए जाते थे, या उस बात का समर्थन करना चाहते हैं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री उनको गेट पर रिसीव करने आते थे आतंकवादियों को और उनको चांदी की थाली में खाना खिलाना चाहते थे। आप इस बात का समर्थन करना चाह रहे हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल पूर्णतः गलत है और देश के खिलाफ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कहीं ना कहीं ये जो हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में हर मुद्दे पर राजनीति हो रही है, जिन मुद्दों पर नहीं होना चाहिए उन पर भी राजनीति। तो फिर तो धारा 370 सरकार के द्वारा हटाई गई, तो इस पर तो राजनीति होना लाजमी है। चौकसी जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। नीरज तिवारी जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, अब ये भी कहा जा रहा है कि जब 5 अगस्त आता है 2019 के बाद से अब तक, तब तक पाकिस्तान के पेट में दर्द होता है। एक नाम इसे दिया गया है, मैं आपको बताना चाहूंगी। पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप ने सोमवार को इसे कहा है, यानी कि आज ही के दिन योमे इस्तेहसाल एक कश्मीर के रूप में मनाया जाता है, यानी शोषण के दिन के रूप में पाकिस्तान इसे मना रहा है। पाकिस्तान भारत को शोषण पर तब ज्ञान दे रहा है जब पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का आरोप है कि हमें यहाँ से विकास तो हो रहा है, लेकिन जो भी बिजली वगैरह या तमाम चीज़ों को लेकर बात की जा रही है, पाकिस्तान को वो मिलती है और वो यहीं से मिल रही है, कश्मीर से मिल रही है, पीओके से मिल रही है। ये तमाम चीज़ें अब कही जा रही हैं कि पाकिस्तान के पेट में भी दर्द हो रहा है। वहाँ के अध्यक्ष हो, वहाँ के प्रधानमंत्री हो, सभी इस पर बयान दे रहे हैं।
देखिए, पाकिस्तान की यदि हम बात करें तो पाकिस्तान में जब जब चुनाव होता है वहां पर हमेशा कश्मीर का मुद्दा गर्म होता है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान तो कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि हमारे कांग्रेस की क्यों तकलीफ है। वो जो कर रहे हैं वो तो लाजिमी है कि ठीक है आप तो वो करिए, कि क्योंकि आपके देश में जब भी चुनाव हुआ है आपने कश्मीर को मुद्दा बनाया है। और जमीनी स्तर पे आप जाके देखें, आज मैं खुद कह रहा हूं कि आप बलूचिस्तान की जनता ये चाह रही है कि भारत में मैं कब शामिल हूं पूर्ण रूप से। जो भी पीओके के पार्ट हैं वो सब भारत में शामिल होना चाह रहे हैं। ये जमीन आज देश न्यूज जाकर के वहां सर्वे करके आए तो आप ये रिजल्ट देंगे कि वहां के सभी आम जनता भारत में शामिल होना चाह रही है। अब उस क्षेत्र में टेररिज्म कम हो रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है। और ये जमीनी स्तर के लोग भली भांति आपको रिजल्ट देंगे। चंद लोग हैं जिनको एक घटिया राजनीति करनी है, वो ऐसे मुद्दे को लेकर के आते हैं सामने। अब रही चाहे पाकिस्तान को देख लो, चाहे भारत में विपक्ष को देख लो, क्या आपके पास और मुद्दे नहीं हैं अपने अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए? पाकिस्तान को आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब चर्चा करना ये नेशनल चैनल है, ज्यादा ठीक नहीं होगा कि वहां स्थिति बहुत से घरों में ऐसी है कि खाना नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं। भारत में विपक्ष के नेताओं को ये लग रहा है कि मेरी राजनीति खत्म हो जा रही है, अब मैं क्या करूं? अरे भाई, आपके पता होना चाहिए कि समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं। समय जब था तब आपने 370 धारा संविधान में शामिल किया। अब समय गुजर गया, परिस्थितियां बदल गई, अब समय आ गया कि 370 धारा हटा करके वहां पर चौमुखी विकास किया जाए। तब विकास हो रहा है तो तुम्हें तकलीफ क्या हो रही? तुम्हारे पास अब एक मुद्दा क्या था, मैं बता रहा हूं विपक्ष के लोगों को। भारत में जब से मोदी सरकार बनी है, मोदी सरकार ने इतनी योजनाएं निकाल दी हैं जिन पर पूर्ण रूप से काम नहीं हो रहा है। उन योजनाओं को लाओ ना सामने, जमीनी स्तर पे जाओ, चर्चा करो, तो आपकी सरकार बनेगी। अब इस तरीके से चर्चा करके क्या आप सरकार बना लोगे? अभी तक कह रहे थे धर्म पर, एक मिनट, अभी तक कह रहे थे कि धर्म पर देश बंट रहा है, अब ये जाति पर बांटने चले गए हैं। ये देखो ना, कॉन्सेप्ट देखो किस तरीके से कर रहे हैं। आप राष्ट्र को एक नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको में विघटन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा सभी साथियों को विपक्ष के कि आप राष्ट्र के लिए आप आगे बढ़िए। बिल्कुल ठीक है। रेखा जैन जी, इसी से और जुड़ा एक और सवाल विलक्षण जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोलना चाहूंगी। यस, मैं आऊंगा सर आपके पास में। जी। देखिए, अब जम्मू कश्मीर जो है इलेक्शन के मुहाने पर खड़ा हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सरकार को वहां पर विधानसभा का गठन करना है। सितंबर के महीने तक डेडलाइन दी गई सुप्रीम कोर्ट ने कि सितंबर तक वहां पर विधानसभा का गठन किया जाए। आखिरी बार जब चुनाव हुए थे, आपको भी याद होगा कि 2014 में आखिरी बार चुनाव हुए, 2018 में पीडीपी और बीजेपी की जब गठबंधन टूटा तो दोनों, जब से ही वहां पर विधानसभा भंग है। जब वहां पर विधानसभा का गठन होगा, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में जाएंगे और जब राष्ट्र के मुद्दे पर बात करेंगे, राज्य के मुद्दे पर बात करेंगे, युवाओं के मुद्दे पर बात करेंगे, तो मुझे नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि वहाँ पर चौतरफा विकास होगा? चौतरफा विकास होगा और वहाँ पर विकास की योजनाएं बनेंगी लोगों के लिए, प्रदेश के लिए, पर्यटन के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए। तो ये चुनाव को लेकर की अब जो सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइंस है, विधानसभा का गठन हो जाएगा, लेकिन इस पर भी सवाल खड़े करना क्या ये लाजमी है कि सही है? ये सवाल तो जरूर खड़ा होगा, क्योंकि योजनाएं बनी है, अभी भी बहुत सारी बनी है योजनाएं, और बहुत सारा अमाउंट दिया जाता है वहाँ के प्रोग्रेस करने के लिए, जम्मू कश्मीर को, और ये सब पूरा डेवलपमेंट करने के लिए, पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। इसको जैसे पहले अपन एजुकेशन को लेते, एजुकेशन में क्या होता है, स्कूल जो भी है वो भारी मात्रा में फीस ले लेती पहले, और इसके बाद नियम कब लागू होता है? 3-4 महीने बाद, जब एडमिशन की डेट निकल जाती, जब तक वो पूरी फीस ले ही लेते हैं। और बुक्स क्या है, बुक्स का वही भारी भरकम फीस अमाउंट लेता है, और उनकी एक फिक्स दुकान रहती है कि उसी दुकान से आप बुक्स लेके आ सकते हो, अदरवाइज कहीं से आप बुक्स नहीं ले के आ सकते हो। और पढ़ने ये हो गया। फिर मेडिकल के पर जाते हैं, मेडिकल की पोस्टें बहुत सारी निकलती हैं कि इतने सारे डॉक्टर यहाँ पे रहेंगे, इतनी सुख सुविधाएं सब देंगे, हॉस्पिटल बनेगा, सारा सब कुछ डिसाइड हो जाए, पर अभी तक उतने जो मिलना चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए हॉस्पिटल में, वो फैसिलिटी नहीं है। अभी भी भारी भरकम फीस ली जाती है। सरकार ने वहाँ पर देखिए यूटी है वो, पहले तो हम उसे ये देखें कि वो अभी यूटी है, विधानसभा का गठन होगा तो वो उसका स्टेटस ही वही रहेगा। अभी जब आप बात करें मेडिकल की, वहाँ पर 11 एम्स खोलने की सरकार की योजना है, तो ये 5 साल
साल से चल रहा है, ये 5 ईयर से चल रहा है। कोई भी मैं अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि बीजेपी की गवर्नमेंट, कोई भी लीडर जाता है वहाँ पे इनॉग्रेशन करके आ जाते हैं, पर अभी तक 5 ईयर में एम्स कंप्लीट होके रेडी होके नहीं खड़ा हुआ है अभी तक। मतलब सिर्फ काम चल रहा है, प्रोसेस में 5 ईयर हो गया, प्रोसेस में अभी तक चला, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ये कब का हो जाना चाहिए था, क्योंकि मेडिकल बहुत ही सेंसिटिव चीज होती है, हर व्यक्ति को और सब लोग को जरूरत है। और वहाँ पे अब पर्यटन इतने ज्यादा आ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है और ये गुड न्यूज है, और उसकी वजह से लोग वहाँ पे प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, आर्थिक रूप से अपना बिजनेस। 42,000 करोड़ का ऋषि का जो बजट आया है, इसमें इन तमाम चीजों का जिक्र है, अब इनका धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन होगा, लेकिन इन्हीं पर सवाल खड़े कर दिए जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनीष जी। देखिए अब सियासी तस्वीर तो जम्मू कश्मीर की देखने लायक होगी, क्योंकि 10 साल बाद अब यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और तमाम चीजें उसकी धीरे धीरे निकलकर सामने भी आ रही है। बजट में जो तमाम चीजें हमने देखी विकास को लेकर, क्योंकि अभी जिस तरह से विकास किया जा रहा है, तो ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि हो सकता है विधानसभा का गठन होने के बाद भी इससे और ज्यादा तेज गति से विकास हो वहां पर। लेकिन यहाँ पर फिलहाल में जो चीजें सामने आ रही है, विलक्षण जी आप अपनी बात भी पूरी कीजिए ना। और एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, अब यहाँ पर भारत पर दबाव बनाने की भी बात की जा रही है। देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और सेना प्रमुख जनरल असीम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से अब ये मदद मांगी है कि भारत के खिलाफ एक्शन लेने को भी कहा, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा जो परिषद है उसके प्रस्ताव को लागू करने के लिए दबाव बनाए, ये कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से। देखिए मैं दोनों चीज़ों का आपको जवाब एक चीज़ में देता हूँ, और एक मेरे को पैनलिस्ट ने बड़ी अच्छी बात करी कि विपक्ष की छाती पे सांप क्यों लौट रहे हैं तो और लौटेंगे, क्योंकि आपको जब ये रियलाइज होगा कि USRBL यानी वो प्रोजेक्ट जिसके द्वारा जम्मू कटरा से आगे जाके श्रीनगर तक डायरेक्ट ट्रेनें चलेंगी, और अगर सब सही रहा, जो चेनाब के ऊपर ब्रिज बन रहा है, जो प्रोजेक्ट, अगर मेरे कुछ दर्शक ऐसे हैं जो इससे कंफ्यूज हो रहे हैं मेरी बात से, तो USBRL वो प्रोजेक्ट है जिसके तहत पूरा भारत कश्मीर से सीधे रेल लाइन से जुड़ जाएगा। 24/7 365 डेज की कनेक्टिविटी आएगी। तो ये जब होने की कगार पर है, जब 90% का कंप्लीट हो गया है, तो आप पाकिस्तान तो क्या, हर वो देश जो कश्मीर में इंटरफेयर करते आया है औपचारिक अनौपचारिक रूप से, यूनाइटेड नेशंस में जो हम कई देशों ने, और आपको ताज्जुब हो गया जानकर कि यूक्रेन भी उनमें से एक देश था जिन्होंने कश्मीर में पाकिस्तान का समर्थन किया था, और पाकिस्तान का समर्थन उन मैटर्स में भी किया था जब बोला गया था कि इस पर्टिकुलर आतंकवादी को राष्ट्रीय आतंकवादी और नेशनल मतलब इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करना चाहिए। तो ऐसे देशों की छाती पर सांप जरूर लौटेंगे। देखिए यहाँ पर कम्स डाउन टू द फैक्ट, जब हम बजट की बात करते हैं और जब हम देखते हैं कि धीरे धीरे कैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा, तो सबसे पहली तो ये चीज़ देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि अब सरकार की नीति सिर्फ अपने आप को श्रीनगर के आसपास के क्षेत्रों पे केंद्रित करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जब हम बात करते हैं रेलवे लिंक प्रोजेक्ट के संबंध में, तो सबसे पहला नो डिनाइबली इसका क्रेडिट जाता है मनमोहन सिंह की 2008 की सरकार को। वो पहला समय था जब बनिहाल से लेके काजीगुंड तक श्रीनगर में रेलवे स्टेशन पे एक सिंगल मेमू के द्वारा कनेक्टिविटी रेल की स्थापित करी गई थी, और 2014 से ठीक पहले, मेरे ख्याल से अगर मैं साल में त्रुटि करूं तो मुझे क्षमा करिएगा, उसको पूरी तरह से अप्रूव किया गया था, और बाकी देश से कनेक्ट करने के लिए लैंड सर्वेज और फंड्स एलोकेशन 2014 में सरकार आने के पहले ही ये चीज कर दिए गए थे। लेकिन उस पे जिस तेजी से काम हुआ, और अब जो इस साल तक आम कश्मीर लोगों की भी उम्मीदें हैं, भारत की बाकी जनता की भी उम्मीदें हैं, उस पर खरी उतरने का पूरा क्रेडिट मोदी सरकार को जाएगा। देखिए यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखने की जरूरत होती है कि अगर एक पर्टिकुलर स्टेट जहाँ के लोगों को जब कनेक्टिविटी के इतने इश्यूज आते हैं, तो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा इंसर्जेंसी का सिक्योरिटी इशू क्रिएट होता है। आज भी अगर आप ध्यान दें तो जैसे ही मैंने कहा कि कश्मीर के दक्षिण और जम्मू के बीच के जो एरिया हैं, जैसे रामबान है, संगलदान है, काजीगुंड, अनंतनाग है, ये वो एरियाज हैं जहां आज भी आतंकवादी गतिविधियां बहुत जोरों शोरों से चल रही है। इन्फिल्ट्रेशन बहुत इजीली किया जा सकता है, और इन्फिल्ट्रेशन का सबसे बड़ा उनका आधार रहता है कि वो एक मतलब ऐसे एक आर्मी के टर्म में कुछ और कहा जाता है, लेकिन छोटे छोटे हट्स पहाड़ों की घाटियों पे बना लेते हैं, और उसमें आतंकवादी कई लंबे समय तक अपनी पनाह बना के रखते हैं, और रसद की बहुत लंबे समय की प्लानिंग के साथ रसद को पाकिस्तान से अलग जगह से आने देते हैं। लेकिन ये होता क्यों है? क्योंकि आपके पास उस पर्टिकुलर क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी नहीं है,
आज मोदी सरकार ने श्रीनगर को तो डेवलप कर दिया, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि जब हमें शोपियान जाना होता है, जब हमें पुंछ जाना होता है, आर्मी की अपनी सिक्योरिटी के अलावा क्या आम आदमी वहां पे विजिट कर सकता है? क्या वो सेफ है? इवन टू एन एक्सटेंड कह सकते हैं कि अमरनाथ यात्रा में हमले ना हो, क्या इस बात की गारंटी के साथ CISF, क्योंकि वहां पे नॉन पैरामिलिट्री फोर्स अगर जो है सबसे पावरफुल CISF है, क्या CISF के DG कह सकते हैं कि हाँ हम एक बार के लिए कोई भी अमरनाथ यात्रा का पोर्शन पैच बिना सिक्योरिटी के छोड़ सकते हैं? असल डेवलपमेंट सिक्योरिटी का वहां पे हमें दिखाई देने को पड़ेगा जब हम कश्मीर का ये फ्यूचर तो नहीं है कि सरकार कोशिश नहीं कर रही है, सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन जो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, अगर वो ही कोशिश को नाकाम करेगा तो फिर हमको और ज्यादा करनी पड़ेगी। देखिए, कश्मीर आतंकवाद का पनाह है, हम उसको मुंह तोड़ भी जवाब दे रहे हैं, सेना भी उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम इलाकों को छोड़ देंगे। मनीष, लेकिन इसको जोड़ा जा सकता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और वो उसका एक ही सोल्यूशन है कि विपक्ष को अब एक मैच्योर विपक्ष का रूप लेना होगा, खास तौर से आम सहमति बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि अब अगर आप चाहते हैं कि जम्मू के इन एरियाज में जहां से एक्चुअली भारत की गर्दन काटने की कोशिश की जा रही है थ्रू ड्रग्स के इन्फिल्ट्रेशन, थ्रू वेपन्स के इन्फिल्ट्रेशन और लोगों की बॉर्डर जंपिंग के लिए, वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक होना बहुत जरूरी है। और इस सर्जिकल स्ट्राइक में अगर राजनीति नहीं हो तो ही सेना आगे ढंग से बढ़ सकती है, नहीं तो कोवर्ट ऑपरेशन के मध्य में मैं मनीष आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस और इवन जम्मू एंड कश्मीर की स्पेशल डिविजन्स भी 24 घंटे लगे हुए हैं, और कई जाने जाती हैं जिनका आपको और हमें ज्ञात ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, अगर जो पाकिस्तान है वो आतंकवाद को छोड़ दे तो हम वहाँ भी शांति बहाल कर सकते हैं, वहाँ भी ऐसा माहौल बना सकते हैं जहाँ दोनों देशों के लोग आ जा सकते हैं, बाकायदा घूम सकते हैं। राम मोहन चौकसी जी, जिस प्रकार से यहाँ पर बात उठी है यूटी को लेकर की कांग्रेस ने सवाल उठाया है, देखिए यूटी बनाने का सरकार का कहीं ना कहीं ये सपना रहा होगा कि हम इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाएं ताकि ये अच्छी तरीके से और डेवलप्ड हो, शासन की सीधी योजनाएं और राज्य में पहुंचे। यूटी बनाने का ये सपना तो मोदी सरकार का था जो कि अभी पूरा हो रहा है, लेकिन इस सपने पर सवाल उठाना, ब्लैक डे मनाना कितना सही है? देखिए मनीष जी, मैं तो पहले से कहते आ रहा हूँ कि ये जो कांग्रेस की भूमिका है ना, ये देश प्रेम की नहीं है, ये देशद्रोह की भूमिका है ये। अच्छा, दूसरा ये है कि जम्मू कश्मीर के बारे में अभी जैसे विलक्षण ने बहुत विस्तार से बताया, अब आप यदि ध्यानपूर्वक देखें तो अब जो है आतंकवादियों का, ये पाकिस्तान का जो रुख है वो कश्मीर की बजाय जम्मू की तरफ ज़्यादा हो गया है। अभी मैं कल एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें ये बताया गया है कि कम से कम 600 कमांडो, ट्रेंड कमांडो वो जम्मू के क्षेत्र में, पहाड़ी इलाके में, जैसा कि उन्होंने बताया है कि वहाँ छोटे छोटे हब बना के बैठे हुए हैं, वो अपना कर रहे हैं। लेकिन मनीष जी, उसमें एक बात और है जो सोचने वाली बात है कि यदि मेरे घर में मेरे पड़ोस में कोई व्यक्ति आ जाता है और मैं उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं रखता हूँ, और उसके बारे में वो आदमी बिना किसी मदद के क्या सालों वहाँ रह सकता है? इसका मतलब ये है कि मेरे पड़ोस में रहने वाला दूसरा पड़ोसी उसको खाना खिला रहा है, उसको संरक्षण दे रहा है, और उसकी और जो चीज़ें हैं उसको मुहैया करा रहा है। अभी आपके परसों के किस्सा है कि वहाँ 3 पुलिस वालों को बर्खास्त किया गया है जो आतंकवादियों को मदद कर रहे थे। तो ये क्षेत्र जो है ना, ये एक्चुअली क्या, इनका फोकस अब इस पे हो गया है। और जैसे कि हमारे तिवारी जी ने कहा कि जब जब चुनाव होते हैं तब उनका भारत की तरफ उनका ये हो जाता है। और ये पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान के लोग अब वो लोग हो गए हैं जिनके शरीर पे, जिनके तन पे चिथड़े हैं, कपड़े नहीं है, लेकिन बंदूक टाकने का उनके पास शौक है। चाहे वहाँ 200 रुपये किलो नमक बिक जाए, लेकिन हमला उनको भारत पे करना है या भारत से ही 24 घंटे विरोध करना है। और राजसभा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे उनको ले जाने का ये पहला मौका नहीं है तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले गए। वो अटल जी के टाइम पे ले गए, मनमोहन जी के, ये वो कंगाली की कगार पर खड़े हुए हैं। यही हरकतें उनकी जो कंगाली को लेके जा रही, वो यूएन लेके चले जाए, संयुक्त कहीं भी चले जाए। दूसरा ये ना, वहाँ भी मुंह की खाएंगे। देखिए, यूएन ने तो पहले मना कर दिया था कि हम इसमें दखल नहीं करेंगे, आप आपस में ये एक दूसरे से बात करिए और उसको सुलझाइए मसला। ठीक है, बिल्कुल ठीक है राम मोहन जी। अब देखिए, तमाम ये जो आज हम परिचर्चा कर रहे हैं वो इसी पर कि आखिर जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर जो धारा 370 हटाई गई थी उसको लेकर, और अब जो 10 साल बाद चुनाव जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं उसको लेकर नीरज जी अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपकी चाहूंगी। अब देखिए, इस पूरी परिचर्चा पर अंतिम प्रतिक्रिया तो दीजिए ही ना, और ये जो चुनाव होने वाले हैं इससे एक नए सियासी दौर का आगाज होने वाला है या फिर नया विकास का दौर शुरू होने वाला है? मुद्दा वहां पे चुनाव पे भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ेगी। बाकी लोग जो होंगे
वो एक अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए काफ़ी कोशिश करेंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है कि वहाँ की लोकल जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी हावी हो सकती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो भी नेशनल पार्टियाँ होती हैं उनका ज़मीनी स्तर जम्मू कश्मीर में कम रहता है, लेकिन हो सकता है कि इस बार काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़े और उन्हें विकास दिखाई दे। क्यों? उसके दो एक फैक्टर ऐसे हैं कि जैसे टूरिज्म बढ़ा, उनके रोजगार बढ़ते चले गए, हो सकता है उसका प्रभाव काफ़ी हद तक पड़ेगा। और जहां तक इस बार का जो चुनाव हो वो विकास के मुद्दे पे होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा नीरज जी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर और खास तौर पर जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर ऋषि का सभी विपक्षी दलों को आम राय सभी की होनी चाहिए, सभी को एक मत होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनीष जी, आम सहमति इस पर बननी चाहिए तभी, क्योंकि अब चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर का परिदृश्य भी बदलने वाला है और एक नए विकास का दौर फिर शुरू होगा। जिस तरह से हमने बजट में जम्मू कश्मीर के लिए बजट आता हुआ देखा, और जैसे कि अभी विलक्षण जी ने भी पूरा विश्लेषण इसका किया, किस तरह से जम्मू की जो ज्योग्राफिकल हिस्ट्री है उसको लेकर भी, और जो वहाँ पर अब परिस्थितियां हैं, किस तरह से वहाँ पर कनेक्टिविटी बननी चाहिए और क्यों वहाँ पर आतंकवादियों को पनाह मिलती है, इन सब बातों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष की यहाँ पर सहमति होना जरूरी है। इन मुद्दों पर अब राजनीति बंद करके एक मैच्योर विपक्ष को आगे आना होगा। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आप लोग बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।